तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास की 9th की ज्योग्राफी, जिसका ये चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज़ अबाउट ड्रेनेज। ठीक है ना। और क्या क्या होता है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला ड्रेनेज क्या होता है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझना। ड्रेनेज मतलब कुछ भी नहीं है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कोई भी इलाका होता है उसका रिवर सिस्टम क्या है ना। देखो इसको ना बहुत सारे इतिहास में ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली वाला सिस्टम भी रखा है, जहाँ पानी बहता है गलियों के बाहर, समझ रहे हो। तो ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं है, एक एरिया है। उस एरिया में कहाँ कहाँ लिक्विड यानी कि पानी, रिवर सिस्टम कैसा है, वो ड्रेनेज कहलाता है। अब यहाँ वर्ड हो रखा है एक ड्रेनेज बेसिन। आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, डायग्राम को भी इग्नोर करो, पहले इस पर थ्योरी समझते हैं ना। अब आपको ड्रेनेज का मतलब समझ में आ गया होगा। सिंपली रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया है ना। कोई भी एरिया है उसका रिवर सिस्टम, वहां पे कैसे नदियां बह रही हैं या कैसे पानी बह रहा है उस इलाके में, वो उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है। अब ड्रेनेज बेसिन क्या कहलाता है, दिस इज द होल एरिया दैट इज वाटर्ड बाय अ सिंगल मेन रिवर एंड इट्स स्मॉलर स्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज। अ बिग रिवर बेसिन कैन बी ह्यूज। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, देखो बेटा ध्यान समझना। अगर यहाँ पे कहीं पे इसका डायग्राम दे रखा हो, नहीं है ज्यादा, ठीक है, नहीं तो पूरा पेज पे भी नहीं है ये फिगर। तो देखो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो होल ऐसा पूरा एरिया जिसको वाटर्ड करा गया है एक रिवर के द्वारा। मतलब एक रिवर है और उस रिवर के थ्रू जितना भी एरिया को पानी मिल रहा है या जितना भी एरिया को, जो भी सारा आप एरिया है जहाँ पे पानी है सारा, ठीक है ना। मतलब सिंपल एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर वाटर्ड किया गया है एक सिंगल रिवर के द्वारा, एक मेन रिवर के द्वारा, या फिर उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज नदी के द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा, छोटी छोटी नदियाँ। देखो जैसे मान लो एक मेन नदी फ्लो कर रही है ना, इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेन नदी ऐसे इस तरीके से एक मेन है रिवर दैट इज फ्लोइंग है ना, तो एक जैसे यहाँ पर ये है, तो आप कहोगे ये नदियाँ इसको फ्लो कर रही है ना, और ये सारी नदियाँ आप देख रहे हो इससे मिल रही हैं आगे से आके ना, अलग अलग जगहों से। तो आप अलग अलग जगहों से नदियाँ वहाँ आते हुए मिल रहे हो ना, ये देखो देखो। तो ये सारी नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कहलाती हैं। तो ऐसी कोई भी नदी जो कल को किसी दूसरी नदी में मिल जाए तो वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। जैसे आपको पता है प्रयागराज में आप देखते हो गंगा और जमुना नदी जो है उनका संगम होता है। यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और फिर आगे जाके जो नदी बनती है वो गंगा नदी ही होती है। लेकिन जो यमुना नदी है वो एक सहायक नदी है, किस नदी की, गंगा नदी की। तो एक बड़ी सी जो नदी है, एक बड़ा सा जो एरिया है, एक ऐसा एरिया जहां पर पानी दिया गया है एक सिंगल मेन रिवर के द्वारा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। तो बिग रिवर बेसिन कैन बी ह्यूज, मतलब कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलरली एक एरिया है, यहाँ पे नदी बह रही है, या तो मान लो उसकी सहायक नदियां उसको मदद कर रही है, और फिर यहाँ पे आपको नदी बहते हुए दिखाई दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। खत्म। हाँ। वाटर डिवाइड क्या होता है बेटा, दिस इज अ रेज्ड पीस ऑफ लैंड लाइक माउंटेन या हाई रिज दैट सेपरेट टू डिफरेंट रिवर बेसिन। तो जैसे मान लो दो नदियों का बेसिन है, दो नदी है और एक पोर्शन उसको बीच में डिवाइड कर रहा हो। आपके एनसीईआरटी आप जब देखोगे तो दो नदियां बह रही है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, और उन दोनों नदियों को बांटने को ही वाटर डिवाइड कहते हैं। तो एक ऐसा लैंड या ऐसा पहाड़ समझ लो, या ऐसा हाई इलाका रिज जो सेपरेट कर रहा हो दो नदियों का, या एक ही नदियों को दो हिस्सों में ऐसे बांट दिया हो, है ना। नेचुरल वॉल होती है ये, हम कोई बना नहीं रहे अपनी तरफ से, नेचुरली बनी हुई है अलग अलग डायरेक्शन में। तो जैसे मान लो अगर मैं इसको बनाऊं, जैसे मान लो अब जैसे ये मान लो फॉर एग्जांपल एक नदी है, ठीक है ना, और इस पोर्शन में बीच में बिल्कुल ऐसे एक डिवाइडर है जहां पे इस ये मान लो हाई हाई रीजन है ये ऐसा, जिसकी वजह से नदी यहाँ फ्लो कर रही है और नदी यहाँ फ्लो कर रही है आगे जाके ऐसे ना। तो दिस पोर्शन ये क्या हो सकता है कि भाई ऊंचा हो ये पोर्शन, जैसे मान लो नदी जो है ना वो इन इलाकों में बह रही है इस तरीके से, है ना, और ये जो है ना अच्छा खासा बड़ा रिज है, ठीक है ना, इस तरीके से मान लो ये बड़ा रिज है और नदी इस साइड और इस साइड बह रही है। तो ये क्या कर रहा है, वाटर डिवाइडर है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है, इतना सा बेसिक सी बात की गई है। अब बाकी अब इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत में कौन कौन सी नदियां बहती है, तो देखो बेटा भारत में दो टाइप की नदियां बहती है, एक हिमालयन रिवर्स जो पहाड़ों से आ रही है, और एक पेनिनसुलर रिवर्स जो कहाँ से आ रही है वो हम आगे जाके समझेंगे। बोलते हैं ये दोनों नदी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है ना, मेन बेसिस पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से आ रही है। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये रिवर्स जो होती है ना वो लगभग 12 मासी, इन्हें 12 मासी नदी कहा जाता है हिंदी में, इन्हें जो है क्या कहते हैं, 12 मासी नदी आप कह लो, ठीक है ना, या फिर हाँ इस तरीके से। बाकी ये जो हिमालयन रिवर्स है, जो हिमालय की नदियां हैं, ये जनरली क्या होता है ना, देखो बेटा या तो बर्फ पिघलती है या फिर बारिश होती है, इन दोनों ही से बहती रहती है, ठीक है ना, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना उनसे। बाकी इसके अंदर बहुत सारा सिल्ट या सैंड आता है बेटा। सिल्ट मतलब वो सारी मिट्टी जो
पहाड़ों से नदियों के साथ बह बह के आते हैं। जब भी आप कभी हरिद्वार में नहाते हो तो नीचे पैरों में आपको मिट्टियां महसूस होती है, तो बेटा वो अस्थियां नहीं होती। बहुत से लोग उसे कहते हैं कि जी आप अस्थियों में जो हम नहा रहे हो ना वो अस्थियों के ऊपर नहा रहे हो। बहुत सारे ने लोग देखे थे, ऐसा नहीं होता भाई। अस्थि हाथों हाथ बाहर है, कहाँ जाएगी, आगे जाएगी ना, वहीं थोड़ी ना गल के ना मिट्टी विट्टी कुछ हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो बेटा सिल्ट मतलब जब भी आप पहाड़, आप देखो ना, आप जब नहा रहे हो तो आपको पता नदी बहुत अभी भी 200 250 किलोमीटर से दूर दूर से आ रही है। तो वहां से जब नदियां आ रही है 150 150 200 किलोमीटर दूर से, तो वो इधर जब एकदम से शार्प टर्न लेती है, नदियां इधर उधर फ्लो करती है बहुत स्पीड में, तो अपने साथ साथ सिल्ट ले जाती है, मतलब मिट्टी ले जाती है अपने साथ, ठीक है ना। बाकी नीचे जब जैसे जैसे नीचे आती है तो एक इंटरेस्टिंग शेप बनाती है कभी कभी, मेंडर जिसे हम मिएंडर जिसे हम रिवर बैंड कहते हैं, या ऑक्सबो लेक्स, ठीक है ना। जो ये क्या होते हैं मैं अब अगली आपको स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। ये थे मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक्स, और ये उसके साइड बाय साइड डेल्टा भी बनाती है जब समुद्र पे जा रही होती है। तो ये तीन चीज हमने देखी है। कौन सी नदी बना रही है तीनों चीज? ये तीनों चीज हिमालय वाली नदी बना रही है। आपको भी फिलहाल हिमालयन नदी पे फोकस करना है, ठीक है ना। हिमालयन नदी 12 महीने बहती हैं, बर्फ पिघलने की वजह से पानी आता है, बारिश से भी आ जाता है, और बहुत क्या कहते हैं, अच्छा, दे हैव अ लॉन्ग पाथ फ्रॉम देयर स्टार्ट इन द माउंटेन्स टू द सी, और लंबे लंबे रास्ते तय करती हैं, क्योंकि पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ों से समुद्र बहुत दूर होते हैं, तो इसलिए 2500 2-2 हजार किलोमीटर दूर लंबी बहती हैं सारी नदियां। पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहा हूँ। बाकी ये सीजनल रिवर्स है बेटा, है ना। वो वाली ऊपर आपने पढ़ा हो 12 मासी है। 12 मासी मतलब साल में 12 महीने बहती रहती है। आप कभी भी हरिद्वार चले जाओ, गंगा नदी हमेशा बहती रहती है, ठीक है ना। बाकी ये वाली जो पेनिनसुलर रिवर है ना बेटा, ये बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये जब मान लो ड्राई सीजन हुआ तो जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है इनके अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, सूख जाती है नदियां, ठीक है ना। और बहुत सारी जो है ना वेस्टर्न घाट से, ज्यादातर नदियां जो है वेस्टर्न घाट से बहती हैं, और ईस्ट की तरफ वे बे ऑफ बंगाल में जाती है। जैसे मान लो ये अपना इंडिया मैप है, अगर हम आगे देखें तो अगले बना ही रखा है, तो ज्यादातर जो नदियां हैं ना वो वेस्टर्न घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल में बहती है, मतलब राइट टू लेफ्ट जाती है, ज्यादातर नदियां इस तरफ जाती है, ठीक है ना। बाकी कहता है कि कुछ बड़ी नदी हैं जैसे कि नर्मदा और तापी, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लो स्टार्ट होती है। मतलब कुछ ऐसी नदियां हैं जो ज्यादातर, देखो ज्यादातर आपने पढ़ा वेस्टर्न घाट से इधर जा रही है, पर कुछ नदियां ऐसे नर्मदा तापी जो सेंट्रल इंडिया जो है उसके बिल्कुल सेंट्रल से स्टार्ट होती हैं, और बेटा ये अरेबियन सी में जाती है। मतलब ये यहाँ से नहीं कैरी हो रही, यहाँ से नहीं चल रही, ये इस तरह से यूं बह रही है इस तरफ, नर्मदा और तापी नदी, ठीक है ना। जनरली आप देखो सारी नदियां उस तरफ बह रही है ना, राइट डायरेक्शन में, लेकिन नर्मदा तापी जैसी नदियां, कुछ नदियां लेफ्ट साइड में बहती है बेटा, ठीक है ना। बाकी देखो इस चित्र आप जरूर देखना। देखो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ला रखी हैं, जैसे सिटी बैंक है ना, कुछ ऐसे जो नदी के किनारे नगर या शहर बसे हुए हैं ना, तो आप उनको देख सकते हो। जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे, ऋषिकेश है ना गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज आपको पता है 2 नदियों का संगम देखो दिखाई दे रखा है, यमुना और क्या कहते हैं अपनी गंगा नदी है ना। और भी बहुत सारे बेटा, मथुरा में यमुना नदी आपको दिखाई देती है। तो जरूरी नहीं हम सब संगम भी पढ़ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि किस किस नदी के किनारे कौन कौन सी जगह अपनी है ना। बाकी बेटा हिमालयन रिवर्स में हम और आगे बात करें तो इनको कहा जाता है दीज रिवर्स आर पेरेनियल, ठीक है ना। पेरेनियल, पेरेनियल मतलब ये पूरे साल भर, 12 मासी पूरे साल भर बहती रहती हैं, और इन्हें पानी बर्फ के पिघलने से भी और नदी दोनों से मिलता है। और हाई माउंटेन्स है ना, जैसे कुछ नदियां हैं इंदस रिवर, इंदस रिवर मतलब सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जनरली माउंटेन की जो रेंजेस है उसके नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, और ये कार्व्ड आउट होती है टू द डीप गॉर्जेस। अब ये गॉर्जेस क्या है इसको तुरंत हाथों हाथ समझ लेते हैं। जनरली आपको कुछ नहीं कहा गया कि ये पहली बात तो बेटा ध्यान रखना, ये दोनों ऐसी नदी हैं जिनका ओरिजिनेट जो है ना वो इंडिया में होती नहीं है। मतलब ये नदी जहाँ से बहना शुरू हो रही है वो इंडिया में नहीं पाया जाता है, सिंधु नदी का और ब्रह्मपुत्र। बाद में वो बात अलग है कि आगे जाके ये इंडिया में आ रही है, लेकिन अभी ये ओरिजिनेट इंडिया में नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज एक बहुत ही डीप नैरो वैली है, ठीक है ना। देखो आप देख रहे हो ये, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, तो ये गॉर्ज कहला रहा है, ठीक है ना। तो एक नैरो वैली है, वैली मतलब दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच का इलाका। तो गॉर्ज मतलब एक डीप नैरो वैली है जहां पर स्टीप अच्छा खासा, देखो स्टीप मतलब अच्छी खासी है ना, ये जैसे ऊंचाईपन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, फर्क क्या, स्टीप ज्यादा है, ठीक है ना। रॉकी स्लाइड्स है, ठीक है ना। बाकी रिवर रॉकी स्लाइड्स है, और रिवर जो होती है ना वो फ्लो करती है इन माउंटेन्स के थ्रू, कट करती है रॉक को,
ओवर अ लॉन्ग टाइम, है ना, और ये एक डीप स्टीप साइडेड वैलीज बनाती है। कभी कभी बहुत जब बह रही है ना वो अच्छा खासा पहाड़ों को लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक काटते हुए आती है, फिर आगे जाके अपना आगे बहना शुरू कर रही है। यानी कि अगर हम बात करें जो हिमालयन रिवर्स है, जिसमें रिवर जैसे कि इंडस और ब्रह्मपुत्र, तो ये जनरली माउंटेन की रेंजेस से बाहर होते हुए आ रही है ना, जहाँ से गॉर्जेस जिसे हम इसे कहेंगे, ठीक है ना, हैव कार्व्ड आउट डीप गॉर्जेस, बड़े बड़े गॉर्जेस से यहाँ से ये निकलते हुए आ रही है, इनको काटते हुए आ रही है, समझ रहे हो इस तरीके से। इसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करें, कहता है इनके पास लंबा कोर्सेज रहा है और इनको बहुत ज्यादा इरोजन परफॉर्म करने होते हैं अपर पार्ट्स में, क्योंकि जितने भी बेटा जितने भी जहाँ से पहाड़ी इलाकों से जब नदियां आ रही होती है बह बह कर, तो बेटा वो सारी नदियां ना इरोजन करती है, मतलब अपने साथ मिट्टी उखाड़ उखाड़ के ले आती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट और सैंड जो है ना मिडल या लोअर पार्ट में लेकर आ जाती है। जैसे मान लो यूपी में आ गई, बिहार में आ गई, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आ गई, जहाँ मैदानी इलाके आ जाते हैं। बाकी ये स्लो डाउन हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि स्लो डाउन मतलब जैसे स्टार्टिंग में तो तेज बह रही है पहाड़ों से जब गिर रही है, लेकिन जब धीरे धीरे मैदानी इलाकों में आ जाती है ना तो ये स्लो हो जाती है, क्योंकि ये फिर उसके बाद कुछ और फीचर भी बन जाते हैं, जैसे मिएंडर्स क्या होता है और ऑक्सबो लेक्स क्या होता है, और डेल्टा बना लेती है माउथ पे। तो देखो माउथ मतलब जब खत्म होने वाली होती है, बहने शुरू होने वाली होती है, ठीक है ना। तो देखो बेटा मिएंडर्स अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो नदी बह रही है इस तरीके से, नदी बह रही है इस तरीके से। अब देखो लेक तो आप देख लिए, है ना, आउटबो लेक, और ये मिएंडर्स क्या है। तो देखो जब भी एक रिवर फ्लो करती है एक फ्लैट एरिया में, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया में, ऐसा प्लेन एरिया वहां पे अब नदी ऐसे फ्लो कर रही है, तो इट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड इट फॉर्म अ एस लार्ज शेप एंड बेंड्स, दीज लार्ज बेंड्स आर कॉल्ड मिएंडर। तो देखो ये जो जनरली नदी है फॉर एग्जांपल जब प्लेन एरिया में बहती है ना, तो वह सीधी ना बहकर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होकर बहती है, और इसे ही मिएंडर्स कहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बहाव थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज बाकी ऑक्सबो लेक्स क्या होता है, तो बेटा कभी कभी क्या होता है ना, ओवर टाइम जो मिएंडर होते हैं ना वो इतने ज्यादा कर्व्ड हो जाते हैं कि जो रिवर है ना वो एक नया रास्ता बना लेती है, और जो ओल्ड रास्ता है उसको कट कर दिया जाता है मेन रिवर के द्वारा, और वो जो कट पार्ट होता है वो एक तरीके से ऑक्सबो लेक बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, मान लो हुआ क्या कि ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक नदी बिल्कुल ऐसे सीधी बह रही है, ठीक है ना, क्या हुआ इस तरीके से ऐसे नदी सीधी बह रही है अपनी, तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ ना, ये नदी ने यहाँ से इस एरिया पे थोड़ा डाइवर्जन लिया, ऐसे थोड़ा डाइवर्जन, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे थोड़ा डाइवर्जन लिया, फिर यहाँ से थोड़ा डाइवर्जन होके मान लो यहाँ पे बह रही है। तो पहले ये ऐसे ऐसे पहले ना फॉर एग्जांपल पहले ऐसे सीधा बहा करती थी, तो यहाँ पे कुछ पानी ऐसा था जो धीरे धीरे ये बहाव एकदम से मुड़ गया, बहाव एकदम से मुड़ गया, इस डायरेक्शन में होता हुआ चला गया, तो यहाँ जो पानी ना बहुत टाइम से स्टोर रह गया, तो ये ऑक्सबो लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, कभी कभी जो नदियां है ना वो इतनी कर्व्ड हो जाती है, जैसे घूम रही है ना इधर उधर, कर्व्ड क्यों हो रही है, जैसे प्लेन इलाके में आ रही है, प्लेन इलाके में आ रही है ना तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, कर्व हो जाती है। तो कभी कभी कर्व में क्या होता है ना वो अपनी और डायरेक्शन चेंज कर देती है, तो कुछ जगहों पे पानी स्थित रह जाता है, जैसे मान लो यहाँ से मुड़ रही है इस तरीके से ना, या फिर यहाँ जो है एकदम से कर्व्ड हो रही है, तो यहाँ पहले क्या हो रहा था, जनरली ये जो कट ऑफ पार्ट है ना वो ऑक्सबो लेक बना रहा था, और ये जो ओल्ड बेंड पार्ट है ना उसको अच्छा खासा मेन रिवर कट करके चले जाते हैं। बाकी डेल्टा बेटा कुछ भी नहीं होता, जैसे अपने जैसे ये नदियां बहनी शुरू हो जाती है ना, समुद्रों में गिरनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में इनका जो फ्लो है ना वो और ज्यादा स्लो हो जाता है, और इस वजह से नदियां जो है ना वो अलग अलग सारा सिल्ट अपना ड्रॉप कर देती है, और मड भी, और वो कैरी कर रही थी जो सारा, है ना, और वो मटेरियल जनरली अब रिवर के माउथ में गिरता है, तो इस वजह से एक नया पीस ऑफ लैंड जो है ना वो ट्रायंगुलर शेप में बन जाता है, और दिस ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म इज कॉल्ड डेल्टा। तो देखो अभी क्या हो रहा है ना, नदियां धीरे धीरे अपने साथ जब पहाड़ों से आ रही थी तो अपने साथ बहुत सारा रेत सैंड और सिल्ट लेकर आ रही थी, लेकिन वो जब एक टाइम पे फ्लो स्लो होता है, तो आप जैसे हरिद्वार में देख रहे हो बहुत सारा सैंड सिल्ट पड़ा हुआ है, वो छोड़ गई, लेकिन जब वो समुद्र है जैसे मान लो यहाँ पर, और जब ये गिरने वाली है यहाँ पे, तो इनके अंदर ना मतलब अब इनकी स्पीड और कम हो गई। तो जैसे जब भी आपको पता है, आपने कभी देखा होगा कि पानी का जब बहुत बहाव तेज होता है ना तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है पानी का बहाव स्लो होता है तो बेटा वो अलग अलग दिशाओं में बहने लग जाता है। तो ये जो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक नदी दो दिशाओं में भटक गई, ठीक है ना, तो ये बीच का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है बेटा। बाकी बेटा पेरेनियल रिवर्स मतलब जो 12 मासी है, पूरा 12 महीने जो है ऐसी नदियां जो बहती रहती हैं। तो हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें तो मेन हिमालयन रिवर जो हिमालय की नदियां हैं उसमें से देखो बहुत सारी नदियां, वैसे तो हिमालय पहाड़ों से बहुत सारी नदियां, लेकिन मेन नदियां जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो सिंधु नदी, इंडस रिवर, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहता है ये नदियां बहुत ही ज्यादा लंबी हैं और इनके पास बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदियां जो इनको ज्वाइन करती हैं, ठीक है ना।
बाकी एक नदी और उसका जितना भी ट्रिब्यूटरीज है वो मिलके एक रिवर सिस्टम बनाता है, यानी कि एक नदी और जो नदी है उसको जोड़ रही है वो मिलके एक रिवर का सिस्टम बनाता है, और वो जो पूरा एरिया होता है वही हमारा ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। अगर हम बात करें इंडस रिवर सिस्टम की, जो अपनी सिंधु नदी है, तो देखो आप ध्यान से देखो, इंडिया मैप आपको नजर आ रहा है ना, ये इंडिया मैप है, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, बोखरचू ग्लेशियर ये इसका नाम है, ठीक है ना। बाकी बेटा यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, और ये आपको देखोगे धीरे धीरे इंडिया में ये नदी आ रही है लेह के रास्ते, ठीक है ना। बाकी ये फिर धीरे धीरे आगे जाके अगर आप देखोगे तो कुछ नदियां हैं जैसे सुरु, जास्कर, श्योक, ये नदियां से मिल रही है। आगे जाके अगर आप देखोगे झेलम जो इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, चेनाब नदी जो इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, व्यास नदी है ना, रावी, सतलुज है ना, स्पीति और चेनाब जो है ना, ये सारी नदियां इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाती हैं, और पाकिस्तान में जब हमारी सिंधु नदी चली जाती है तो वहां पर चेनाब नदी में मिलकर सारी इंडस नदी में मिल जाती है। बाकी पाकिस्तान के उस तरफ से भी कुछ नदी आ रही है जैसे काबुल, कुर्रम, तोची, गुमाल, जो भी अपने अपने है, हमें इतनी डीप ज्यादा नहीं पढ़ने है इसको, हमें तो बेसिक बेसिक सी बात करनी है। तो इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कहता है कि जनरली कहाँ से हो रहा है, तो कहता है कि ये तिब्बत, ठीक है ना, तिब्बत जो जनरली चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो इंडस रिवर स्टार्ट तिब्बत के अंदर नियर लेक मानसरोवर, एक मानसरोवर लेक है उसके पास, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट उसका ग्लेशियर है जहाँ से वो बर्फ बन बन के नदी में बह रहा है, ठीक है ना। बाकी बेटा अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़ी नदी तो सिंधु नदी है, लेकिन बिकॉज इट इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया तो इट इज नॉट लाइक टू मच पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ वो बात अलग है कि अच्छा खासा पार्ट इंडिया में फ्लो कर रहा है इसका, लेकिन बेटा इसका जो हम कहेंगे ये नहीं कहेंगे कि ये एक भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए लेंथ वाइज तो आपको गंगा नदी बतानी है। गंगा नदी ओरिजिनेट भी इंडिया में होती है, प्रॉपरली इंडिया में बहती है, थोड़ा बहुत पार्ट आगे जाके बांग्लादेश में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ ओरिजिनेशन उसका इंडिया से हो रहा है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी नहीं है। वैसे वैसे हिमालयन नदी में सबसे बड़ी नदी जो है वो सिंधु नदी होती है, ठीक है ना। बाकी ये वेस्ट में फ्लो करती है, देखो ना, ये अब जैसे अपनी डायरेक्शन है, ये अपना नॉर्थ है ना, और ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है ना, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और ये इंडिया में जब एंटर करती है तो लद्दाख के रास्ते और एक बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज मतलब दो पहाड़ और उनके बीच में अच्छी खासी नदी बह रही है। बाकी कश्मीर के रीजन में भी बनाती है, इन द कश्मीर रीजन कुछ छोटी छोटी नदियां जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये नदियां इसको ज्वाइन करती हैं, नाम याद रख लेना क्या पता काम आ जाए। बाकी बेटा कुछ बड़ी बड़ी नदियां जो इसको आगे जाके पाकिस्तान में किस जगह के मिठानकोट है जो भी है, मिठानकोट ही होगा, तो सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब, झेलम, ये सभी इसको ज्वाइन कर लेती है। एंड कहाँ पे होता है बेटा, ये अरब सागर में बहती है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि आपको पता है इंडिया के इस तरफ अरब सागर है। बाकी जनरली जो नदी है वो फ्लो करती है साउथ में और फाइनली ये अरेबियन सी में कराची के थ्रू, है ना। बाकी फैक्ट क्या बेटा, इसकी लंबाई 2900 है लगभग, गंगा नदी के आसपास की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, और सबसे लंबी नदी है ये पूरे वर्ल्ड में, मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, सबसे लंबी नहीं है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। एक तिहाई जो है ना उसका इंडस बेसिन का वो इंडिया में ही है, मतलब जो इंडस नदी है ना वो लगभग एक तिहाई, ठीक है ना, मतलब 1/3 तो इंडिया में ही बहती है, ध्यान रखना, जो कि कहाँ कहाँ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा थोड़ा पंजाब, और बाकी फिर रेस्ट इन पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। बेटा इसके बाद अपनी दूसरी नदी आ जाती है गंगा नदी। गंगा नदी को हम गंगेज भी कहा जाता है, मेजर नदी है इंडिया की। ये शुरू होती है बेटा भागीरथी एट द गंगोत्री। मैं आपको बहुत बढ़िया सिस्टम बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे तो इसका क्या सीन है, अगर हम बात करें गंगा नदी की तो बेटा देखो, आपने चार धाम सुने होंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड के चार धाम होते हैं, जो होता है सबसे यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद अपना केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बेटा गंगोत्री में से एक नदी, गंगोत्री से भी 16 या 20 किलोमीटर दूर अगर आप चल के एक ट्रैक करो तो वहां से एक गोमुख नाम की जगह होती है, गोमुख, वहां से एक्चुअल गंगा नदी का आपको क्या कहते हैं ओरिजिनेशन दिखाई देगा, जहाँ से गंगा नदी बहती है। और वो एक्चुअल में गंगा नदी जनरली उसको कहते नहीं है, वो एक्चुअल में भागीरथी नदी कहलाती है, भागीरथी, ध्यान रखना। जो आप कभी संगम में भी आपने इंस्टाग्राम रील पे देखा हो तो जो ग्रीन कलर की नदी होती है ना वो भागीरथी होती है, और जो आप संगम देखते हो वो देवप्रयाग में होता है। जनरली कहा जाता है कि ये जो संगम है जहाँ गंगा नदी एक्चुअल में बन रही है वो देवप्रयाग में बनती है, ठीक है ना, देवप्रयाग में गंगा नदी के, क्योंकि उससे पहले आप उस नदी को भागीरथी कहते हो जो गंगोत्री जगह से आ रही है, गंगोत्री धाम से। और बेटा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से एक नदी निकल कर आती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अलकनंदा इससे पहले चार संगम, चार नदियों से जुड़ के आती है,
जैसे आप नाम पढ़ रहे हैं देव प्रयाग, वैसे बहुत सारे कर्ण प्रयाग है ना, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में एक जगह है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में एक नदी एक नदी जो आपकी अलकनंदा जो आपकी बद्रीनाथ से आ रही है, और एक नदी जो आपकी केदारनाथ में जो मंदाकिनी नदी है, जहाँ पे आपने 2013 में जब प्रलय देखा था तो वहां जो नदी फ्लो करती है वो मंदाकिनी नदी कहलाती है। वो नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। अब वो नदी जब मिलती है आपस में, इट इज स्टिल कॉल्ड कि अलकनंदा, वो अभी भी अलकनंदा नदी कहला रही है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, फिर कर्ण, मतलब उससे पहले भी और भी बहुत सारे संगम हो चुके हैं, बट अलकनंदा एक ऐसी नदी है जो शुरू से बहती आ रही है। और अलकनंदा देव प्रयाग में 5 प्रयाग होते हैं, जिसमें 5वां प्रयाग होता है देव प्रयाग। 5वें प्रयाग में अलकनंदा जैसे ही पहुंचती है तो वो एक हरी कलर की नदी गंगोत्री से जो आ रही है भागीरथी, उसके साथ मिलके बेटा एक नदी बनाती है जिसे हम कहते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी वैसे कहा जाता है कि देव प्रयाग से उसका नाम गंगा पड़ा है, पर गंगा नदी भागीरथी नाम से गंगोत्री धाम से बहती हुई आ रही है, उस पॉइंट पे उसे गंगा नदी कहा जाता है। और फिर ये नदी धीरे धीरे आगे जाके पहाड़ों को छोड़ देती है, प्लेन इलाकों में हरिद्वार में आती है। यानी कि हरिद्वार में जो आप पानी देख रहे हो वो अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी जो गंगोत्री से आ रही है, और अलकनंदा जो जिसका थोड़ा पानी केदारनाथ से आ रहा है, थोड़ा बद्रीनाथ से आ रहा है और अलग अलग जगहों से आ रहा है, वो अलकनंदा सारी मिलके गंगा नदी कहलाती है बेटा। बाकी कहता है गंगा बहुत सारी नदियों से जुड़ती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अगर कमेंट सेक्शन में बताओ, तो चाहो तो गूगल का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज बढ़ेगी। ऐसी कितनी टोटल नदीज हैं जिनको गंगा नदी ज्वाइन करके बनाती है? ठीक है, ये सवाल है कि गंगा नदी जो है ना वो कितनी ट्रिब्यूटरीज नदी हैं जो उससे मिलके बनती है। और दूसरा सवाल, नेपाल से कितनी नदियां आती हैं जो गंगा नदी में ज्वाइन होती है। बाकी गंगा नदी बहुत सारी नदियों से ज्वाइन होती है आगे जाके, है ना। और हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जो हिमालय से आ रही हैं, जो खुद पहाड़ों से आ रही हैं, वो एक यमुना है, एक घाघरा है, एक गंडक है और एक कोसी। ये 4 नदियां हैं जो हिमालय से आ रही हैं। ठीक है, बाकी यमुना आपको देखा होगा मैप के अंदर, कोई अगर आगे मैप होगा तो बिल्कुल पैरेलल बहती है। जैसे मान लो अगर आप देखोगे तो जैसे ये अपनी ये गंगोत्री नदी है, तो यमुना नदी देखो बिल्कुल पैरेलल बहती है ना इसके। तो कहता है यमुना नदी जो है ना भैया इसके बिल्कुल पैरेलल बह रही है कि नहीं। यमुना नदी बिल्कुल पैरेलल बह रही है। और इलाहाबाद जो पहले नाम था, आज के टाइम पे वो चेंज कर दिया प्रयागराज, ठीक है ना। और उससे पहले भी इलाहाबाद का कुछ और ही नाम होता था। नदियों को ज्वाइन करती है। बाकी आपसे कहता है कि घाघरा, गंडक और कोसी ये नेपाल से, अच्छा तो बता ही दिया, देखो नेपाल से आ रही है क्योंकि घाघरा, गंडक, कोसी। और ये जनरली बाढ़ ला देती है, ठीक है ना, नॉर्थर्न प्लेन्स में, यानी कि बिहार में इन सब जगहों पे आप समझ रहे हो किन किन नदियों से, वो जो बहुत ही ज्यादा डैमेज ले आती है। लेकिन ये जो है ना सॉइल को रिच बना देती है फार्मिंग के लिए। जब आती हैं ये नदियां तो मिट्टियों को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देती हैं। बाकी पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, पेनिनसुलर मतलब ऐसी नदियां जो कहाँ से, जो 12मासी नदी नहीं है। 12मासी मतलब जो 12 महीने नहीं बह रही है। ये तो हिमालयन वाली नदियां, ऐसी नदियां जो हिमालयन नदी नहीं है लेकिन फिर भी वो गंगा नदी को ज्वाइन कर रही है। जैसे कि एक है चंबल, एक बेटवा और एक सोन नदी, ठीक है ना। ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी की, ये उनको मिलती हैं उसमें आगे जाके। और ये भी ओरिजिनेट होती हैं ड्रायर इलाकों से, क्योंकि पहाड़ों से नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। और ये छोटी होती हैं और इनमें ज्यादातर पानी नहीं होता जितना हिमालयन नदीज में होता है। बाकी गंगा नदी की जर्नी बेटा बहुत खतरनाक है, मजेदार है, क्योंकि बहुत सारी नदियां ज्वाइन कर रही है। अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो देखो, घाघरा, गंडक कहाँ से आ रही है, कोसी कहाँ से आ रही है, गोमती नदी देखो कहाँ से आ रही है, गंगा नदी है, ठीक है ना, सिंध नदी है, बेटवा है ना जो भी आपने पढ़ा, सोन नदी देखो, उसके बाद आगे जाके हुगली, ये तो चलो आगे का पार्ट है, ठीक है ना। बाकी ये बानस, चंबल, देखो कहाँ कहाँ से नदियां ज्वाइन कर रही है बेटा, ड्रायर नदी है ये वाली सारी, पेनिनसुलर रिवर है ना। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको कहता है इसके बाद, जब ये वाटर्स रिसीव करती हैं ट्रिब्यूटरी से, मतलब गंगा नदी जब अपनी सहायक नदियों में से पानी आता है, ठीक है ना, कहाँ पर, फ्लोज ईस्ट टू फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो गंगा नदी को जैसी सारी सहायक नदियों से पानी मिलता है, तो गंगा नदी जो है ना वो फरक्का नाम की जगह है, फरक्का, और उसके ईस्ट में बहती है पश्चिम बंगाल में। और ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है उसके डेल्टा का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको मैप में फरक्का बैरेज की लोकेशन दिखा रखी है। इसको हम डाल नहीं पाए डायग्राम में, तो देखो गंगा नदी बह रही है, ठीक है ना। और गंगा नदी पे यहाँ पे आप देख रहे हो फरक्का बैरेज, ठीक है ना। बाकी वहाँ पे आगे जाके उससे एक नहर वहर बना रखे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये जो नदी है फरक्का बैरेज, एक पार्ट ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश में जा रहा है, ठीक है ना। देखो ये बांग्लादेश है, इस तरफ जा रहा है। और दूसरा पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इंडिया में फ्लो कर रहा है ना। बाकी हमें पता है गंगा जो है ना वो ईस्ट टू फरक्का पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है ना।
तो फरक्का जो जगह है उसके ईस्ट में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, और ये नदन मोस्ट पॉइंट होता है डेल्टा का। डेल्टा जो भी आगे जाके धीरे धीरे डेल्टा बनेंगे ना, उसका सबसे ऊपर का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है। बाकी यहाँ से जो नदी है वो दो मेन ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। अगर आप इस चित्र के थ्रू देखोगे तो देखो यहाँ से हो रहा है ना, नदी दो ब्रांचेस में बढ़ रही है, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो इसके बाद क्या कह रहा है इसमें भैया, इसको जरा देखते हैं। कह रहा है कि एक तो भागीरथी हुगली ना एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी कहलाती है, वो इस डेल्टा में साउथ की तरफ चली जाती है और फिर धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। और जो मेन बड़ी ब्रांच होती है गंगा की, वो बांग्लादेश में चली जाती है और वो आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी से उसको ज्वाइन करेगी, ठीक है ना। और बाकी फर्दर जो डाउनस्ट्रीम होती है वो कंबाइन करती है इस नदी को, एक मेघना नदी बना देती है। बहुत से लोग इसे कहते हैं हाँ जी मेघना नदी। बाकी जो पावरफुल रिवर सिस्टम है वाटर, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियां एक दूसरे को कंबाइन करती है और वो एक सुंदरबन डेल्टा बनाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके सारे नदी बह जाती है। बाकी सुंदरबन डेल्टा सबसे ही बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। ठीक है ना, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा समझिए ना, दो चीजें। अब देखो अपने को तो ये नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना क्या है इसमें से, अपने को मेन जानकारी निकालनी है अपने को कि क्या ये अपना फरक्का बैरेज है। अगर सवाल आ जाए तो अपन तो ये कहेंगे जो फरक्का बैरेज है जहाँ से नदी, गंगा नदी अपने दो हिस्सों में बढ़ती है। एक देखो, एक ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ से और बांग्लादेश में अपनी गंगा नदी जा रही है, जो आगे जाके आप देखोगे मेघना रिवर कहला रही है, ठीक है ना, मेघना रिवर कहला रही है। और जो अपनी तरफ इंडिया में बह रही है वो भागीरथी हुगली नदी कहलाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी की पॉइंट क्या है, देखो 2500 मीटर लंबी है। तो दो नदियों के जो सिस्टम होते हैं, एक अंबाला सिटी है, अंबाला सिटी जो है ना, वहां से दो नदियों के बीच में वाटर डिवाइड होता है, एक इंदस नदी की तरफ और एक गंगा नदी की तरफ, ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम जाते हैं। बाकी जो प्लेन है अंबाला का है ना, टू द सुंदरबन इज ऑलमोस्ट फ्लैट। बाकी ध्यान रखना, अंबाला से लेकर जो सुंदरबन डेल्टा है वहां तक जितना भी इलाका है वो बिल्कुल फ्लैट है, कोई पहाड़ी वहाड़ी इलाके नहीं है। लगभग 1800 किलोमीटर का है ना, ग्राउंड ही है लगभग, और वो 300 मीटर ग्राउंड जो है ना वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। 1800 किलोमीटर में ग्राउंड 300 मीटर तक जो ढाल है वो कम होता है। इसका मतलब देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, यानी कि हर 6 किलोमीटर में, जैसे नदी हर 6 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो नदी सिर्फ 1 मीटर नीचे गिर रही है। मतलब अगर मान लो पूरा आपने पढ़ा कि 1800 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है नदी, ठीक है ना, नदी जब 1800 किलोमीटर से ट्रेवल कर रही है तो उस 1800 किलोमीटर के पूरे डिस्टेंस में अंबाला से लेकर सुंदरबन तक, उससे पहले भी आ रही है, उससे पहले अच्छा खासा ढाल है, लेकिन यहाँ के बाद जो ढाल है ना वो सिर्फ 300 मीटर तक का ढाल है, यानी कि सिर्फ यहाँ से नदी 300 मीटर ही नीचे स्लोप पे गिरेगी। जिसका मतलब पता है क्या है कि हर 6 किलोमीटर में जो नदी है वो सिर्फ 1 मीटर नीचे गिरेगी। इसका मतलब स्पीड अच्छी खासी स्लो हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी इसी वजह से एक जेंटली स्लोप है तो रिवर जो है ना वो स्लो डाउन हो जाती है और जो है बड़े ज्यादा मेंडर्स मतलब बेंड बनाती है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा स्लो हो जाएगी ना तो नदी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बहेगी, फिर वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होके बहेगी, और टेढ़ी मेढ़ी होगी तो मेंडर्स बन जाएंगे। और कभी कभी जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जहाँ पहले बह रही होती है उस जगह पे फिर लेक बन जाता है, जैसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट नदी पे चलते हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बेटा तिब्बत से स्टार्ट होती है, जो अपना लेक मानसरोवर लेक है वहां पे। बाकी ऊपर मैंने नाम लिखा किस ग्लेशियर से आती है। बाकी ये जनरली जो इंदस नदी है ना और सतलज नदी है उन्हीं के सोर्स, वहीं उन्हीं के आसपास से ही ये भी नदी जो है वो बहना शुरू करती है। बाकी ये थोड़ी सी लंबी है इंदस नदी से, ठीक है ना, लेकिन इसका मेजरली जो आउटसाइडर मतलब इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो इंडिया से बाहर बहता है, ठीक है ना। मतलब ये इंदस नदी से ही बड़ी है। सोचो ये ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी से ही बड़ी है, लेकिन इसका सीन क्या है कि ज्यादातर इंडिया से बाहर, इंडिया जो है ना अपना इंडिया, उसके बाहर बहती है, चाइना की साइड, तिब्बत इस साइड पे ज्यादा फ्लो करती है, इंडिया में कम फ्लो करती है। और ध्यान रखना इस नदी को तिब्बत में सांगपो, ठीक है ना, ये TSANG पो, ठीक है ना, सांगपो कहा जाता है। बाकी ये ईस्ट में फ्लो करते हैं। देखो आपने जितनी भी नदी में देखी वो जनरली वैसे ही है, बाकी ये भी ईस्ट में फ्लो करती है। आगे जाके हम चित्र में देखेंगे, देखो है यहाँ पे चित्र, ये मान लो ये तिब्बत यहाँ से फ्लो कर रही है, तो देखो ईस्ट में कैसे फ्लो कर रही है, फिर इंडिया में देखो कितनी बाद में आ रही है कि नहीं, है ना, इंडिया में आ रही है और फिर इंडिया में आके वापस बांग्लादेश में जा रही है। देखो 2-3 चित्र के थ्रू मैंने समझाया, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे सांगपो, ये यहाँ नदी है सांगपो कहला रही है तिब्बत में, फिर अपना बह के फिर अपना ये इंडिया है ग्रीन वाला पार्ट और फिर वापस अपना बांग्लादेश में, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। बाकी नामचा बारवा, इट मेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अ डीप गॉर्ज। गॉर्ज जब आप बार बार वर्ड पढ़ रहे हो समझ गए, लंबे लंबे 2 पहाड़ और उनके बीच में नदी बहना।
गॉर्ज। अरुणाचल प्रदेश में बेटा जब ये नामचा बारवा नाम की जगह है, नामचा बारवा, और वहां पे ये यू टर्न लेती है, ठीक है ना। अगर आगे कहीं हो मैप के अंदर तो देखते हैं, नाम के बारे में ज्यादा तो बात नहीं की गई है, बाकी ध्यान रखना, ठीक है ना। आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये यू टर्न ले रही है, अगर आप नदी देखोगे ऐसे बह रही है, फिर यू टर्न ले रही है, तो ये नामचा बारवा जो जगह है वहां पे ये यू टर्न लेती है और फिर इंडिया में एंटर कर जाती है। और इसके यू टर्न के से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज आता है, और ये अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी अच्छी खासी बाढ़ करती है बेटा, बहुत बुरा हाल रहता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा ना आसाम में कितना बड़ा, सिक्किम में बहुत भयंकर सीन रहता है। बाकी इंडिया के अंदर देखो इस जर्नी इसकी चेंज हो गई है फिर, है ना, क्योंकि अब ये इंडिया में आ गई है। तो बोलते हैं इंडिया में इस नदी को दिहांग कहा जाता है एंड इज जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज लाइक दिबांग एंड लोहित। ध्यान रखना, इंडिया में इसको जब स्टार्टिंग में आती है तो इसे दिहांग नदी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये एक कुछ और नदियां होती है जैसे एक दिबांग नदी और एक लोहित, उन नदियों से ज्वाइंट होती है ये, फिर बाकी मिलके ये नदी बेटा तब जाके आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बाकी क्लाइमेट और सेल्ट की बात करें तो बोलता है ये नदी जो है ना बेटा बहुत ज्यादा ठंडे और ड्राई इलाके से आती है, जब तिब्बत से आती है तो इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं होता है ना, एंड इट कैरीज लेस वाटर एंड सिल्ट देयर, तो ज्यादा पानी उस टाइम पे वहां पे ये कैरी नहीं करती है, ठीक है ना। बाकी इंडिया के अंदर जब ये आती है तो क्या कहानी पड़ती है, पढ़ते हैं जी। कहता है इट पासेस थ्रू अ हाई रेनफॉल रीजन। अब जब ये इंडिया में आ रही है, अब देखो जैसे सूखे और ठंडे इलाके से आ रही है, तो सूखे और ठंडे इलाके से आ रही है तो सिल्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, पानी भी मात्रा ज्यादा नहीं है, कम है। तो जैसे ही अपने इंडिया के तरफ आने शुरू होती है ना, तो वो जो इलाके जब ये आ रही है तो वहाँ हाई रेनफॉल रीजन है, तो इसका मतलब वहां से ये भारी मात्रा में पानी ले लेती है और सिल्ट ले लेती है। इसका मतलब ये नदी को बहुत ज्यादा तेज नहीं बह रही, लेकिन बिकॉज ऑफ जब जिस इलाकों से आ रही है वहां से पानी इसको बहुत ज्यादा मिल रहा है, और हाई अमाउंट ऑफ जब सिल्ट आता है तो वो रिवर बेड बना देते हैं, जिस वजह से मेक द रिवर शाफ्ट एंड इट्स चैनल ऑफन, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला रिवर शाफ्ट, देखो रिवर बेड तो कुछ नहीं होता, जनरली जो सरफेस है नदी के नीचे वो उसी सरफेस को, क्योंकि अच्छा खासा सिल्ट डिपॉजिट करता जाएगा और बनता जाएगा, कुछ नहीं है, ये नदी बह रही है। तो ये नदी जो बह रही है उसमें आप ये देख रहे हो, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बगल में अगर आप देखोगे तो नदी जो है ना रिवर बेड है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू पोर्शन है ना आपको, ये अपने साथ मड इकट्ठा करके लाता है, जो बगल में फिर धीरे धीरे कुछ छूटता भी जाता है। जायज बात है, अपने साथ मिट्टी पत्थर हर चीज लाएगी, तो इसे बेटा रिवर बेड कहते हैं। तो हमें पता है अच्छा खासा सिल्ट आ रहा है और अच्छा खासा सैंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब जिन इलाकों से आ रही है वहाँ बहुत ज्यादा पानी है, तो उन इलाकों में जब आ रही है ये, तो उसमें हो क्या रहा है ना कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का रिवर बेड, और जो है ना वो रिवर शाफ्ट का एक चैनल बना देता है ना जनरली। उसके बाद आसाम में तो जो नदी है ना उसके पास एक ब्रेडेड चैनल है, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल चैनल सेपरेटेड बाय स्मॉल टेम्पररी आइलैंड। देखो ये वाला क्या सीन है, इसको देखते हैं ब्रेडेड चैनल को, ठीक है। देखो अगर आप देखो तो नदियां जब है ना अपने साथ बहुत सारा पत्थर वत्थर सिल्ट सैंड लेकर आती है, तो जब फ्लो करती है तो एक बड़े एरिया में ये जो ब्रेडेड चैनल्स है ना ये बना लेती है। ये सब जो जितना भी पार्ट आपको लैंड का दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये सब ब्रेडेड चैनल्स हैं, ठीक है ना, ये सब का सब ब्रेडेड चैनल्स हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इसमें इतना ही था, ठीक है ना। आओ तो अब देखो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान समझना। तो अब अपने को पता है कि बहुत सारा सिल्ट आ रहा है ना, लार्ज वॉल्यूम आ रहा है वाटर का, इस वजह से जो सिल्ट है ना एक तो रिवर बेड बना देता है, ठीक है ना, और जो उसका चैनल है नदी का जो बह रही है वो फ्लो कर रही है, आसाम में जो नदी है आसाम के अंदर जब आती है तो एक ब्रेडेड चैनल बना देती है, यानी कि छोटे छोटे चैनल जो छोटे छोटे आइलैंड के तौर पर टेम्पररी। अब टेम्पररी क्यों कहा गया समझ रहे हो ना, क्योंकि जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल एक नदी बह रही है आसाम के अंदर, तो बीच में से छोटे छोटे टेम्पररी आइलैंड जैसे हम ब्रेडेड चैनल्स कह रहे हैं वो बना देती है ये, क्योंकि अपने साथ बहुत ही भारी, अब कोई सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत भारी मात्रा में अपने साथ सिल्ट ला रही है, ठीक है ना, बारिश के इलाकों की वजह से। वैसे तो ये नदी कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं फ्लो कर रही, ठंडे इलाके से आ रही है, लेकिन जब इंडिया में आती है तो रीजन्स कुछ ऐसे होते हैं जब बारिश अच्छी खासी, तो बीच बीच में आप देख रहे हो ये नदियां इनके बगल बगल से बह जाएंगी, तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आके डिपोजिट हो जाएंगे जो कहलाएंगे ब्रेडेड चैनल, ठीक है ना, ब्रेडेड चैनल, ठीक है। बाकी ये रिवरइन आइलैंड भी बना देता है, तो जो टेम्पररी आइलैंड है वो रिवरइन आइलैंड बन जाते हैं एक टाइम बाद। और कहता है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट वन एक है मजूली, ठीक है ना। हर रेनी सीजन में क्या होता है नदी जो है ना वो उसको ओवरफ्लो कर देती है इसको किनारे से, जिस वजह से आप देखते हो आसाम और बांग्लादेश में बाढ़ भी आती है। बाढ़ तो फिर वो देखो बारिश की वजह से आ रही है, हैवी बारिश की वजह से। तो कभी कभी क्या होता है जो रेनी सीजन आते हैं तो बहुत ज्यादा जो नदी किनारे है ना वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो भी कर जाता है। अब टेम्पररी क्यों बोला, क्योंकि इन इलाकों में मान लो भी ये सूखा पड़ रहा है, बारिश ज्यादा नहीं बह रही, लेकिन जब बहुत ज्यादा बाढ़ वाली सिचुएशन रहती है तो पूरा पानी भर जाएगा इसमें, तो ये सब टेम्पररी है, उस टाइम पे तो ये सब पानी के अंदर होंगे, समझ रहे हो। बाकी किस तरीके से बहती है अपन देख लिए।
इसके बाद जो अपना टॉपिक है दैट इज कि जो अपनी पेनिनसुलर रिवर है उसके बारे में। अच्छा, अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर के बारे में, ठीक है ना, तो हमें पता है कि ऐसी रिवर है जो 12 मासी नहीं है, मतलब 12 महीने नहीं बहती, ठीक है ना, क्योंकि ये स्नो के पहाड़, जो बर्फीले पहाड़ है वहां से नहीं बहती है, ठीक है ना। बोलता है मेन जो वाटर है पेनिनसुलर इंडिया का इज द वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। ज़्यादातर जो पानी आ रहा है वो वेस्टर्न घाट से आ रहा है, ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ से ज़्यादातर पानी आता है, जो रन करती हैं अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ रन करती हैं। अच्छा, कौन कौन सी नदी कैसे कैसे रन करती है वो सब पढ़ते हैं। अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, जो ईस्ट में फ्लो कर रही है, अब देखो ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, तो ईस्ट में जो फ्लो कर रही है, ठीक है ना, तो बोलता है मेजरली रिवर्स जो होती है ना वो ईस्ट में फ्लो करती है, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब ईस्ट में बहती हैं और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में बह जाती हैं। और इसीलिए ये जो डेल्टा बनाती हैं वो अपने माउथ पे बनाती हैं, यानी कि यहाँ जब ये एंड हो रही होती है ना वहां पर ये अपना डेल्टा बनाती हैं। और दूसरी होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ऐसी नदियां जो वेस्ट में जाके फ्लो, जैसे नर्मदा और तापी हमने पढ़ा था, है ना। और आपको बोलता है ये वेस्ट की तरफ जाती है एंड एम्प्टी इनटू द अरेबियन सी, और अरब अरब सागर में ये बह जाती है। बोलता है ये जो रिवर्स हैं वो आपको कहता है दीज रिवर फॉर्म एस्चुअरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टाज, ये एस्चुअरीज बनाती हैं डेल्टा के डेल्टा के बदले। अब ये एस्चुअरीज होता क्या है तो आओ जो देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एस्चुअरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा जैसे ये माउथ है, अब यहाँ पे आके एक नदी जो है ना ऐसे आ रही है और ऐसे आते आते ही फ्लो कर जाएगी कुछ डेल्टा के थ्रू, कुछ यहाँ ना 4-5 हिस्सों में बट गई। लेकिन एस्चुअरी क्या होता है जहां पर एक जैसे देखो कोई डेल्टा नहीं है, बिल्कुल सिंपल ऐसा खुला बह गई, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो वेस्ट वाली होती है वो एस्चुअरीज में जो है फ्लो करती है, मतलब कोई डेल्टा नहीं बनाती। और बेसिन का साइज का बात करें हम, जो नदी का साइज है, बोलता है जनरली ये जो नदियां वो छोटी होती है। अगर हिमालय नदी से बात करें तो क्यों, क्योंकि भैया ये 12 मासी नदी नहीं है ना। बाकी सबसे पहले एक एक करके बात करनी स्टार्ट करेंगे तो नर्मदा नदी पे आ गए मेरे भाइयों। सबसे पहले नर्मदा नदी जो है ना वो स्टार्ट होती है अमरकंटक हिल्स से मध्य प्रदेश में। लोकेशन याद रखना कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है। बाकी ये जो रिवर है ये वेस्ट में फ्लो करती है, ये बात हमें समझ में आ गई, वेस्ट में इसीलिए। और बोलता है ये दिस इज अ वैली क्रिएटेड बाय अ फॉल्ट, कहता है ये एक फॉल्ट के थ्रू बनाया गया है, विच इज अ क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट। तो पृथ्वी के क्रस्ट पे क्रैक पड़ा हुआ है, वहां से ये फ्लो करती है, ठीक है ना। फीचर्स क्या क्या है इसके, तो इसमें इससे हमें मार्बल के रॉक्स पाए जाते हैं। कहता है जबलपुर में जो रिवर है वो फ्लो करती है एक ब्यूटीफुल डीप गॉर्ज में जो मार्बल के बने हुए हैं। तो गॉर्ज आपको पता है 2 पहाड़ है जिनके बीच से नदी बहती है, कहाँ पर, जबलपुर में। और जबलपुर में जब ये बहती है तो एक सुंदर से गॉर्ज है मार्बल से के बने हुए, उनके बीच से ये बहती है, ठीक है ना। तो मार्बल रॉक से होती हुई जाती है। दूसरा धुआंधार फॉल्स, एट दिस स्पॉट द रिवर फॉल्स ओवर अ स्टीप रॉक्स क्रिएटिंग अ स्टनिंग वाटरफॉल। तो क्या होता है भैया बीच में ना जो है धुआंधार फॉल्स भी बनाती है, मतलब स्टीप पहाड़ है ना, जैसे मान लो कोई पहाड़ हो गया बिल्कुल स्टीप, तो यहाँ से जब कभी बहती है तो जैसे फ्लो करती है उस पर तो एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल बनाती है। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी नदी ऐसी नदियां जो इसमें जाके मिलती होंगी, तो नर्मदाज ट्रिब्यूटरीज जो है ना, जो छोटी छोटी नदियां उसको मिल रही होती है, आर वेरी शॉर्ट एंड जॉइन एट मेन रिवर एट राइट एंगल। कहते हैं ज्यादातर इसकी नदियां बहुत ज्यादा छोटी हैं जो इससे मिलती है और राइट एंगल ऐसे मिलती है। ये नदी ऐसे जा रही है तो बिल्कुल राइट एंगल इस तरीके से मिलती है। नाम नहीं दिए हुए, बाकी देख लेना अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो इसके बारे में। बेसिन एरिया की अगर हम बात करें, मतलब कहाँ कहाँ ये बहती है, तो मध्य प्रदेश के और गुजरात में, यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में। देखो मैंने मैप दिखा रखा आपको, आपको याद होगा जबलपुर की बात करी गई थी ऊपर, ठीक है ना। तो जबलपुर की क्या बात करी गई थी कि वहाँ से वो जो 2 गॉर्ज पहाड़ बन रहे हैं, पहाड़ों के बीच से बह रही है, तो वो अपना जबलपुर हो गया। फिर धीरे धीरे आगे जाके ये अपना ना महेश्वर, सरदार सरोवर डैम भी जो है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। 10th में आगे जाके पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी अपना इस तरीके से आगे जाके अपना बह जाती है वेस्ट की साइड पे। बाकी अगर इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये रिफ्ट वैली लिखा हुआ है, दैट इज वैली क्रिएटेड बाय फॉल्ट। तो 2 टाइप के वैली पढ़ रहे हैं ना। बाकी रिफ्ट वैली जनरली कुछ नहीं होता, वैली बनती है बिकॉज जो कुछ बीच के पोर्शन होते हैं ना वो धीरे धीरे धंसने लग जाते हैं जमीन पे, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हो रिफ्ट वैली फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पहले मान लो ये धीरे धीरे ये वाला पोर्शन लेफ्ट जाएगा, ये वाला पोर्शन राइट, फिर ये बीच का पोर्शन है ना अपने आप ही नीचे धंसने लग जाएगा। जैसे ये और लेफ्ट जाएगा, ये और राइट जाएगा, तो
वो धीरे धीरे क्या होगा ना, जो बीच का पोर्शन है वो और धंसने लग जाएगा, फिर कल को इस पर नदी बह जाएगी आके, तो रिवर बेसिन बन जाता है ऐसा। तो ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड रिफ्ट वैली, ठीक है ना। बाकी फॉल्ट, ये कोई फॉल्ट मतलब जानबूझ के नहीं बनी कोई चीज़ है ना, प्रॉपरली मतलब जानबूझ के क्या कि धीरे धीरे नदियां बही और अपने आप ही फिर वैली बन गई, ऐसा नहीं है। जनरली ये फॉल्ट के थ्रू बनती है। तो होता क्या कि जैसे मान लो ये पूरा जमीन का लेवल है, तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड शिफ्ट हो जाए तो बीच का पोर्शन अपने आप ही नीचे धंसने लग जाता है, ठीक है। तो बाकी ये नर्मदा बेसिन जो है ना वो क्या कहते हैं, ऐसे बना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब तापी बेसिन, ये भी अपने को पता है लेफ्ट जा रही है। अच्छा, इसके राज्य याद रखना, मध्य प्रदेश, गुजरात। बाकी सोर्स क्या है, कहता है तापी रिवर स्टार्ट इन सतपुरा रेंजेस। कौन सी रेंजेस से? सतपुरा एक रेंजेस है पहाड़ों की, वहां से, और बेतुल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां से ये बहती है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में बेतुल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सतपुरा रेंजेस है पहाड़ों की, सतपुरा पहाड़ों की, वहां से ये स्टार्ट होती हैं। बाकी ये भी ऑल्सो फ्लो इन अ रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में ही फ्लो कर रही है, जो पैरेलल रन करती है नर्मदा के, ठीक है ना। तो यानी कि नर्मदा भी आपको पता है रिफ्ट वैली की वजह से फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, तो ये भी सेम वैसे ही करती है। बाकी ये बहुत ज्यादा छोटी है नर्मदा नदी से, और बेसिन एरिया अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी ये जाती है। बाकी कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सीज आर वेरी नैरो, मतलब जो आपका वेस्टर्न घाट है ना, ये वाला जो वेस्टर्न घाट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अगर हम इंडिया का मैप यहाँ से, तो ये वेस्टर्न घाट हो गया अपना, और ये अपना अरेबियन सी हो गया। तो उनके बीच में जो आपको बोलता है कोस्टल प्लेन्स बहुत ही कम है, विच इज वाई द रिवर इन दिस एरिया आर वेरी शॉर्ट। तो ये इलाके बहुत कम होते हैं, इसीलिए मतलब बहुत छोटे इलाके होते हैं, ना के बराबर इलाके होते हैं, तो इसलिए इन इलाकों में नदियां भी बहुत छोटी होती हैं, ठीक है ना। बाकी बेटा और कुछ नहीं है, मैप के थ्रू अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत, तो ऊपर आपको थोड़ा मध्य प्रदेश है, नीचे आपको देखोगे थोड़ा महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका है, जहां जहां पर ये फ्लो कर रही है, ठीक है ना बेटा। चलो, इसके बाद अपनी नेक्स्ट आती है गोदावरी बेसिन। गोदावरी इज द बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुला इंडिया। ध्यान रखना बेटा, प्रायद्वीपीय नदी इसे हिंदी में कहा जाता है, और प्रायद्वीप नदी में सबसे बड़ी नदी, जैसे हमने पढ़ा ऊपर हिमालय नदी में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, 2500 किलोमीटर, ठीक है ना। ठीक है, सिंधु नदी की बात नहीं कर रहा मैं अभी। और गोदावरी नदी जो है ना, वो देखो सिंधु नदी इंडिया की नहीं है, गोदावरी नदी जो है ना वो पेनिनसुलर रिवर है, सबसे बड़ी वाली, ठीक है ना। कहता है जर्नी लगभग 1500 किलोमीटर है, ठीक है ना। बाकी सोर्स क्या है, वेस्टर्न घाट से ये स्टार्ट होती है, यानी कि जो इंडिया का मैप है ये वेस्टर्न घाट से स्टार्ट हो रही है, स्पेसिफिकली नासिक डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र का, वहां से ये शुरू होती है, ध्यान रखना। और कहता है ये लगभग ईस्ट में जाती है, ठीक है ना, और बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ये दोनों जो नदी पड़े अपन ना उस तरीके से थोड़ी अलग है। देखो गोदावरी नदी किस तरीके से अपना ऐसे आगे जाके फ्लो कर रही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है। बाकी बेटा इसकी थोड़ी बहुत बात करें तो गोदावरी का सबसे लंबा ड्रेनेज है, जायज बात है ना। कहता लगभग हाफ ऑफ इट्स बेसिन इज इन महाराष्ट्र, लगभग आधे से ज्यादा तो ये महाराष्ट्र में बहती है। बाकी मेजरली ये जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में भी, मतलब कुछ कुछ उन राज्यों में भी जाती है। ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी नदियां हैं जिनसे जुड़ती है, एक मांजरा, एक वाइन गंगा, वेन गंगा जिसे कहा जाता है, और पेनगंगा, ठीक है ना, पेनगंगा और वेन गंगा, ठीक है ना, और मांजरा, उन नदियों की ये वो नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी निकनेम इसका अगर हम बात करें, बिकॉज ये इसकी लंबाई अच्छी खासी है, साइज भी बढ़िया है, तो इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि हमारा इंडियन मैप है, इंडियन मैप में ये साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया है तो साउथ को दक्षिण कहते हैं, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहा गया, मतलब साउथ की गंगा नदी है। क्यों? क्योंकि भाई लंबी है ना, अच्छी खासी हाइट वाइट है ना, मतलब हाइट कह रहा हूँ, लेंथ है अच्छी खासी, ठीक है ना। चलो बाकी ठीक है, गंगा ऑफ साउथ। बेटा इसके बाद महानदी आ जाती है। महानदी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, महानदी आप ऊपर गंगा नदी में, आप इसी पीपीटी को देखना, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, तो जैसे आप देखोगे इसी की पीपीटी में ऊपर मैंने जब गंगा नदी बताई है, तो वहां पे गंगा नदी में मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है, इस वाले पार्ट को मतलब एक्सप्लेन नहीं करा, वहां पे मैप में दिखाई देगी आपको महानदी। महानदी जो है ना छत्तीसगढ़ में हाईलैंड्स है, हाईलैंड मतलब जैसे मान लो नॉर्मल प्लेन है, तो हाईलैंड्स ऐसे बड़े बड़े इलाके होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े ऐसे हाईलैंड्स होते हैं, तो उन हाईलैंड से जो है ना फ्लो करती है, और ये भी ईस्ट में जाती है उड़ीसा से होते हुए, और फाइनली पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अपना बे ऑफ बंगाल। बाकी ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है बेटा, ठीक है ना, और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो 4 राज्यों से होता हुआ जाता है। अच्छा देखो 4 राज्यों से होती हुई जा रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, ये 4 राज्यों से होती हुई जा रही है। बाकी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है,
और उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी से बह जाती है। बाकी महानदी की अगर हम बात करें, इसे ग्रेट रिवर कहा जाता है बिकॉज इसकी साइज और इम्पोर्टेंस की वजह से इनके इलाकों में। ऐसा क्यों? और मतलब ऐसा इसलिए, मतलब ठीक है, इस पे रीजन नहीं है ऐसा क्यों। ग्रेट रिवर इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसका साइज और इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, उसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस और उसके साइज की वजह से। नक्शे पर अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो नक्शा प्रॉपरली तो ठीक से बना नहीं है, पर ये जगह आपको ऊपर थोड़ा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाके दिख जाएंगे, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और फिर अपना झारखंड वारखंड होके और उड़ीसा ये है रात में मतलब बह जाती है अपनी, ठीक है ना। बाकी बेटा ध्यान रखना, जो हीराकुंड डैम है, लॉन्गेस्ट अर्थ डैम है वर्ल्ड के अंदर, वो महानदी पे ही बना हुआ है, ठीक है ना। दिस डैम हेल्प्स कंट्रोल फ्लड्स एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। जब मैं ये पार्ट इस टाइम पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो महानदी जो है ना मैंने देख रखी है। तो जब इस टाइम पे आप देखोगे ये वीडियो, ये आप क्लास देख रहे हो ना, तो मैं इसको एडिट करवा के यहाँ पर एक अपनी एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, जहाँ पर मैंने एक्चुअल में महानदी का क्या कहते हैं वीडियो शूट करा था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी दिखाई देती है। मैंने खुद ने पहली ऐसी प्रायद्वीपीय नदी पहले अपनी लाइफ में देखी, महानदी, जो प्रायद्वीपीय नदी है। क्योंकि हम लोग तो जैसे गंगा नदी देखते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, तो एक्साइटेड है कि हाँ जी ऐसी नदियाँ भी जो प्रायद्वीपीय, जो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी नदियाँ कौन सी हैं, क्योंकि मजा आता, थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है देखने की। तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखना वीडियो में ना। चलो, बाकी कृष्णा बेसिन की बात करें तो कृष्णा रिवर स्टार्ट नियर महाबलेश्वर, ठीक है ना, महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, कृष्णा नदी। बाकी बेटा ये 1400 किलोमीटर चलती है और बंगाल की खाड़ी में ईस्ट में जाती होगी, ठीक है ना। और मेजर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो इसको और नदियां जो इसमें मिलती है, वो एक है तुंगभद्र और एक कोयना और एक घटप्रभा और एक मूसी और भीमा। ये कुछ नदियां हैं बेटा जो इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं। बाकी ये कहाँ कहाँ बहती है कृष्णा नदी? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर चांस है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती होगी। बाकी कृष्णा नदी इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, साउथ इंडिया में। और जो रिवर है वो अच्छा खासा लॉन्ग एंड स्टैंडिंग वाटर डिस्प्यूट बनता है, इसी वजह से इन तीन राज्यों के बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कृष्णा नदी का, ध्यान रखना। बात कावेरी नदी, कावेरी बेसिन, तो कावेरी नदी जो है ना वो ब्रह्मगिरी रेंज से आती है। तो एक पहाड़ों की रेंजेस होती है ना लगातार, वो ब्रह्मगिरी रेंज है, ठीक है ना, वहां से वेस्टर्न घाट में, तो जैसे इंडिया का मैप है वहां पे एक वेस्टर्न घाट में जो है ब्रह्मगिरी रेंजेस होंगे, और लंबाई इसकी 760 किलोमीटर है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है तमिलनाडु के जरिए। बाकी इसमें अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी, ये नदियां इसमें जुड़ती हैं। बाकी इसको कहाँ कहाँ बहती है? कर्नाटक में बेटा, कर्नाटक से शुरू होती होगी और केरला और तमिलनाडु में होके बह जाती है। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? कावेरी को पवित्र नदी माना गया है बहुत सारे हिंदुओं के द्वारा, और रिवर जो है ना वो एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है, ये जो कावेरी नदी है, इस सिंचाई के लिए और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए साउथ इंडिया में। और जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर था इंडिया में, वो इस नदी में कौन सी जगह? ध्यान रखना, शिवनाथ समुद्र, ठीक है ना, शिवनाथ समुद्र, वहां पर इस जगह पर ध्यान रखना सबसे पहला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिजली प्रोड्यूस करने का लगाया जाता है। बाकी बेटा कृष्णा नदी, ये एन होना चाहिए यहाँ पे। कृष्णा नदी का मैंने आपको मैप दिखा दिया, ठीक है ना, किस किस तरीके से फ्लोट करी है पश्चिम बंगाल में। और ये दूसरी वाली नदी है मेरे भाई, ठीक है, ये कृष्णा नदी नहीं है, ठीक है, दो अलग अलग नदी है, एक कृष्णा है और एक कावेरी है, ठीक है, ये कावेरी नदी है, ठीक है बेटा, ये अपनी कावेरी नदी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा, इसके बाद आ जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं छोटी छोटी और नदियां भी, है ना, क्योंकि मेजरली तो अपन ने सारी नदी खत्म कर ली, कुछ छोटी मोटी नदियां देख लेते हैं। कहता है इसके अलावा जितनी भी आप पढ़ चुके हो कुछ और नदियां भी हैं जो ईस्ट की तरफ बहती है पश्चिम बंगाल में। एक है दामोदर नदी, ब्रह्मणी नदी और बैतरानी नदी और सुब्रनेखा नदी। बेटा ये जनरली कहाँ से? झारखंड से और पश्चिम बंगाल में, और ये कहलाई जाती है सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। दो डैम्स जो है ना वो अब आज के टाइम पे इसको कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन हाँ सोरो कहा जाता है इसको। सोरो मतलब कोई उदासीनता, कोई सैडनेस या बुरी चीज़ खबर कोई अपने साथ लेकर आए, ठीक है बेटा। बाकी इन नदियों का मैंने मैप दिखाया आपको, देख लेंगे आगे। ब्रह्मणी नदी जो है, ब्राह्मणी नदी, ये जनरली झारखंड और उड़ीसा में। बाकी एक है बैतरानी नदी जो उड़ीसा से ही होके बहती है, और एक है सुब्रनेखा, ये नदी जो है बेटा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। तो देखो ज्यादातर नदियां उड़ीसा में ही फ्लो कर रही हैं। अब बेटा
नदियां सारी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना। मैंने आपको हिमालयन नदीज भी करा दी हैं और उसके बाद मैंने पेनिनसुलर रिवर भी करा दी। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा लेक्स के बारे में, ठीक है ना। लेक्स क्या होते हैं, फिर पॉन्ड्स भी समझा दूंगा, पॉन्ड्स क्या होते हैं ना, पॉइंट्स नहीं पॉन्ड्स, ठीक है ना। बाकी लेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले अगर हम लेक के बारे में बात करें तो आप देखो, जैसे आपने कश्मीर में देखा होगा दाल लेक, है ना, ज्यादातर इसकी दाल लेक बेटा कैसा, जैसे आपने देखा होगा दाल लेक क्या होता है, बहुत से लोग जब कश्मीर में जाते हैं ना तो नाव की सफारी करते हैं और ऐसे से, और फिर वहां पे ना आपको सब्जियां वब्जियां बेचने, फल फ्रूट बेचने या शॉपिंग करने ना तालाबों में ही होती है ना। तो वो बेटा दाल लेक आपने देखा होगा, हाउस बोट देखी होगी आपने। बोलते हैं लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, है ना, मतलब घूमने घामने के लिए लोग घूमते हैं, ठीक है बेटा। अब अभी तो आपने नॉर्थ में दाल लेक ही देखा, पर साउथ में ऐसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है जहाँ पर नाव के जरिए लोग मतलब मजेदार, एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है साउथ में, अगर आप चाहो तो ट्राई करना। अब वो मैं बहुत साल पहले वीडियो देखी थी, भूल गया पता नहीं कौन सी जगह है, पर कोई है जगह, देखना कभी जाना, ठीक है। बाकी लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, क्योंकि जैसे आप श्रीनगर देखो या नैनीताल, आप देखो नैनीताल में भी तो है इतना बड़ा लेक, तो आप देखते हो बहुत से लोग जाते हैं, जनरली कहते हैं कि से वही है अट्रैक्टिव है अकेली चीज विजिटर को, है ना, विजिटर जो भी घूमते हैं उसमें ना। बट टूरिज्म के अलावा ना लेक्स और भी लिए हमारे लिए और भी बहुत सारे तरीके से यूजफुल है। ज्यादातर तो हम ये देखते हैं लेक है तो चलो देख के आ जाओ, वाओ मजा आ जाएगा बस। लेक्स बहुत सारे तरीके से और भी इस्तेमाल देते हैं। बोलता है बहुत सारे लेक्स जो होते हैं ना, वो इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं जो अलग अलग साइज और फीचर पे, कुछ होते हैं बेटा परमानेंट लेक और सीजनल, है ना। तो परमानेंट ऐसे होंगे जो मेक्स जो करेंगे होल्ड, जो पूरे साल भर ना परमानेंट उसके अंदर पानी रहे। बाकी कुछ होते हैं जो सूख जाते हैं, फिर बारिश आती है तो फिर, है ना, अपना जैसे सेमी एरिड एरिया हो गया जैसे राजस्थान, ऐसे इन इलाकों में जो तालाब है बारिश आती है तो ही पानी भरता है, अदरवाइज तो वो सूख जाते हैं। बाकी लेक बनते कैसे हैं बेटा, तो बोलता है कुछ लेक तो ना जनरली ग्लेशियर के थ्रू बन जाते हैं। तो याद है हमने पढ़ रहा था कि ऐसे मिएंडर्स बन जाते हैं और फिर ऑक्स ऑक्स वो कैसे बनते थे, तो होता क्या था, नदी बह रही है ऐसे घूम के, नदियां टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी मिएंडर्स बनती है, क्यों, बिकॉज उसका फ्लो कम हो जाता है। 1800 किलोमीटर, याद है गंगा नदी की जब बात कर रहे थे तो 1800 किलोमीटर में सिर्फ 300 मीटर का ढाल आ रहा है, इसका मतलब हर 6 किलोमीटर में सिर्फ एक मीटर का ढाल आ रहा है, तो जो कि बहुत कम ढाल है। तो इस वजह से ये नदियां ना थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और फिर कभी कभी क्या होता है डायरेक्शन, जैसे नदियां पहले ऐसे बह रही होती थी तो अब वो घूम के आ रही है ऐसे, तो ये जो बीच में ना पानी स्टोर रह जाता है, ये पानी स्टोर रहता है यही अपना ये लेक बन जाता है। तो देखो लेक ऐसे भी बन सकता है ना। तो कह रहा भैया लेक ऐसे बन सकता है। बाकी कुछ तो जो है ना हवा के जरिए, है ना, द एक्शन ऑफ रिवर और इवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, कभी कभी इंसान खुद बना देता है, जैसे डैम बना लिया तो डैम के जरिए लेक बना दिया, या कभी कभी हवाओं से पानी बह गया या फिर ना, तो इस तरीके से। बाकी लेक्स जो है ना वो कैसे बनते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो लेक्स कैसे बनाए जाते हैं, तो एक तो नदी से बन गया है ना, नदी से जैसे ऑक्सबो लेक हो गया, या आइस से बन गया। कभी कभी कुछ ठंडे इलाके होते हैं ना तो ग्लेशियर जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होल्स बना लेते हैं ग्राउंड के अंदर, ठीक है ना, और जब आइस पिघलती है तो ये होल्स जो है ना पानी से पिघ बन जाते हैं भर के, और फिर लेक से ज्यादातर हिमालयाज में जैसे भीमताल और नैनीताल जो है ना वो इसी तरीके से बने हैं। क्या हुआ, बहुत बड़ा ग्लेशियर गिरा और एक जगह पे धीरे धीरे फिर गड्ढा हो गया, और जब वो कुछ टाइम बाद पानी सूखा तो वो तालाब बन गया और वो परमानेंट है अब, ठीक है ना। बाकी कभी कभी अर्थक्वेक से भी होता है, जैसे एक है व्यूलर लेक, और स्पेशल है क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, और वो जब बना था जब अर्थ का जो क्रस्ट है वो मूव्ड हो गया था और एक बेसिन बनाया था, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है थोड़ा सा मूव्ड हो गया, बेसिन बना लिया एक, मतलब एक गड्ढा सा बना लिया ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा मूव हो गया अर्थ का क्रस्ट, जिस वजह से वहां पानी आ गया, पानी स्टोर हो गया, फ्रेश वाटर मिल रहा है, बताओ। बाकी समुद्र सी से बन जाता है बेटा, ठीक है ना, मतलब जो समुद्री इलाके हैं, है ना, वहां पर आप क्या देखते हो, सैंड जो होती है ना वो एक ब्लॉक ऑफ बना देती है सी के कुछ पार्ट में, जिससे सॉल्ट वाटर लेक बन जाता है, जिसे हम लगून कहते हैं। तो एक चिलिका या पुलिकट या कोलेरू लेक्स, तो आ जाओ ये एक आध देखते हैं कैसे कैसे बनता है ना। पोल्यूशन के ऊपर अगर बात करें तो रिवर पोल्यूशन क्या होता है, देखो, तो रिवर पोल्यूशन मतलब जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे आप नदी है, उस नदी में फैक्ट्रियों में कोई गंदी चीज, कोई केमिकल्स, फर्टिलाइजर जो जो हार्मफुल है ना, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जिसको नदियों में छोड़ दिया जाए और वो नदी को गंदा बना रहे हैं और अनसेफ बना रहे हैं। तो मेन कारण उसका क्या हो सकता है कि जनरली हम जो है मेन रीजन क्या पढ़ रहे हैं इसके, एक तो क्या है ना, जैसे जैसे पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, पानी की डिमांड कैसे बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आबादी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखते हो कि फिर खेतों में चाहिए पानी ज़्यादा, है ना, घरों में पानी ज़्यादा चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है ना, हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर है नदी में वो कम होता जा रहा है। तो एक तो ये हो गया
रिवर पोल्यूशन का कारण कि तो नदी कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है। दूसरा जो ना खराब जो है ना क्या है कि जो अनट्रीटेड गार्बेज है या नाली का पानी है ना उसको, या फिर जो जो भी गंदा वेस्ट है ना उसको नदी में खाली खुला छोड़ दिया जाता है बिना उसको ढंग से ट्रीट करे, ठीक है ना। जिससे होता क्या है, पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है ना, और उसकी कैपेसिटी साफ करने की वो भी कम हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा द गंगा रिवर कैन एक्चुअली अपने आप को साफ कर सकती है, लेकिन जो है ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन आता है शहरों से, लेकिन वो खुद से अपने आप को साफ नहीं कर सकती। इसलिए क्या मतलब है, इसका मतलब है पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। इम्पैक्ट क्या है रिवर पोल्यूशन का, तो रिवर पोल्यूशन का इम्पैक्ट बिल्कुल सिंपल है, हमारी सीरियस हेल्थ या एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालता है। हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे आपको ड्रिंकिंग कर रहे हो गंदा पानी है या फिर वॉश नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो तो बीमारी फैलाएगा, कोलेरा, टाइफाइड या फिर कुछ और स्टमक के इन्फेक्शन। और वाइल्ड लाइफ को कैसे, जब मान लो नदी में फैलेगा तो भाई मछलियों को या जो भी जानवर पानी में रहते हैं उन सबको हार्म करेगा, है ना। जैसे आपने ये सब प्रॉब्लम से आप देख रहे हो कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो सरकार ने भी बहुत सारे स्टेप लिए नदी को साफ करने के लिए। क्या आपने सुना है गंगा एक्शन प्लान के बारे में, या फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान? ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन एग्जांपल है हमारी नदियों को साफ करने के। देखो कैसे नदी गंदी गंदी होती जा रही है कि नहीं। तो एक और है द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जो हमने ऊपर ही देखा है एनआरसीपी, इसके बारे में पढ़ लेना बेटा। ये क्लीनिंग एफर्ट है जो शुरुआत किया गंगा एक्शन प्लान के साथ, जैसे 1985 में लॉन्च करा था और बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया 1995 तक। मतलब इसमें इंक्लूड करी थी और नदियां और रिनेम कर दिया था उसे नेशनल रिवर, ठीक है ना। उससे पहले नेशनल रिवर हो सकता है नाम ना हो, ठीक है ना। जैसे ये था ना गंगा एक्शन प्लान, तो आगे जाके और नदियों को भी इंक्लूड कर दिया, तो इसको नाम दे दिया कंजर्वेशन प्लान से नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। मेन मकसद क्या था कि पानी की क्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है ना, और बाकी इसके अंदर पोल्यूशन कम करो। एक्स्ट्रा हम क्या पढ़ सकते हैं, जो एनआरसीपी है वो एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जिसमें पोल्यूशन कम करने की कोशिश की गई थी पानी में से। और ये प्लान जो है ना, इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे, जिससे जो भी नाली का गंदा पानी होता है जो सब भी वो डायरेक्ट नदी में ना मिले, है ना, उसको ठीक किया जा सके, उसको साफ किया जा सके, है ना, उसको ना हम क्या कर सकें, फिल्टर कर सकें, ठीक है ना। बाकी जो भी रिवर बैंक्स है उसमें पोल्यूशन जो है ना कम फैलेगा, है ना, शहरों से। और बहुत सारे सालों में हमने देखा है कि बहुत सारी नदियां जो है ना, जैसे कि यमुना है, गोमती नदियां, इसमें ये प्लान कहीं ना कहीं चलते रहे। जैसे दिल्ली में तो सबसे बेस्ट है, आपने देखा होगा कोई भी सरकार होती है तो वो यही कहती है कि जी अगले 5 साल में हम लोग यमुना नदी बिल्कुल साफ कर देंगे, लोग वहां पे जाके नहाएंगे स्विमिंग पूल में मतलब समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मेरे भाई।